मेरे पापा मेरी मम्मी से हमेशा लड़ झगड़ कर ही घर से बाहर निकलते और मम्मी भी गला फाड़ फाड़ कर पापा पर चिल्ला रही थी। मैं बाहर आंगन में बैठी थी, अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारियां कर रही थी। मेरा दिल एकदम से पढ़ाई से उचट गया था। पापा अपनी लड़ाई में मुझे घसीट लेते थे, हमेशा की तरह आज भी मुझे मनहूस कह गए थे। मेरा दिल चूर चूर हो गया था। मैं सोच रही थी कि सीरियलों में तो क्या दिखाया जाता है, पापा अपनी इकलौती औलाद पर जान निछावर कर देते हैं, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही किस्सा था। मेरा बाप मुझे मनहूस कहता तो मेरी मम्मी गुस्से में आकर कहती, भगवान से प्रार्थना करो वह मर जाए, ख़त्म हो जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी बेटी चांदनी का मनहूस साया पड़े। मैंने ऐसी ज़िंदगी जी कर भी क्या करना था, एक दादी की कसम ही रह जाती। जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते तो फिर दादी का पुराण शुरू हो जाता, ऐसे कह दिया वैसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। हमारा घर एक युद्ध के मैदान में कम नहीं था। लोग अपने अपने छरता पर खड़े होकर सास बहू की लड़ाई है ऐसे मज़ा उठाते जैसे कोई डायरेक्टर की फिल्म चल रही हो। मैं तंग आ चुकी थी इन सब झगड़ों से। दादी मम्मी को कोसने लग जाती और कहती कि तुझे तो छुड़वा कर ही रहूँगी और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा कर ही रहूँगी। तूने बहुत ऐश कर ली और मेरे बेटे की कमाई खा कर तुम बहुत चिड्डी हो गई है। और मम्मी और दादी की तू मैं शुरू हो जाती और वह शाम तक चलती रहती। मुझे दादी की बस ऐस वाली बात पर बहुत हंसी आती। मैंने अपनी मम्मी को कभी अपने एक रुपए भी खर्चा करते नहीं देखा था। ऐस तो बहुत दूर की बात है। मम्मी मेरे पास आई और मैं अपने ख्यालों में चौंक गई थी। उन्होंने अपने दुपट्टे से बंधे हुए घाटे खोलकर मुझे कुछ पैसे थमा दिए और बोली, जा बेटा दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ला दो, बाजरे की रोटी तेरे पापा बहुत शौक के खाते हैं। मैंने मम्मी से पैसे लिए और चप्पल पहनकर बाहर की तरफ चलती थी। मैं यह सोच रही थी कि मम्मी हर रोज़ मुझसे बाजरे का आटा क्यों मंगवाती है जब उन्होंने पकाने ही नहीं होते। मम्मी पता नहीं उन आटों का क्या करती है। मुझे तो यही लगता था कि घर के टेंशन माहौल में मुझे दूर करने के लिए बाहर भेजती थी ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए, सुकून की सांसें ले सकूं। मेरी मम्मी साधारण औरत थी, सारा दिन घर में लगी रहती। उनका कोई खुश नहीं था। उनकी गलती यह थी कि वह पापा को बेटा नहीं दे सकी थी। मेरे पैदाइश के बाद मम्मी कुछ ऐसी बीमारी लग गई थी कि मम्मी अब दोबारा कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। इस बात से पापा मम्मी को मनहूस कहते थे और मेरा पापा बिल्कुल मनमौजी इंसान थे। उन्होंने घर के बाहर अपनी दिलचस्पी का बड़ा सामान रखा था। वह घर में मम्मी के साथ ठीक रहते, मगर जिस दिन दादी पापा से अपनी चाह बता देती तो एक पोता होता तो बहुत अच्छा होता और मेरे पापा को बेटे की जिक्र दिमाग में डाल देती तो बहुत परेशान हो जाते थे। दादी उनसे कहती थी, अरे दिनेश तेरे बाद तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो कब तक इस मनहूस औरत के पल्लू में बंद कर रहेगा, मैं तेरी दूसरी शादी करवा कर रहूँगी। दादी के पास से पापा उठकर कमरे में चले जाते, मम्मी को डांटने लगते थे। पहले मम्मी चुप रह कर करती थी मगर अब बोलने लगी थी। इस तरह लड़ाई पर अब जोर पड़ने लग गई थी। इस लड़ाई की वजह से मैं बहुत दिमागी डिप्रेशन में चल रही थी। यूँ ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैं कॉलेज से घर वापस आई तो मम्मी को आंगन में फुट कर रोते हुए देखा था। मैं बहुत घबराई। मैंने अपना बैग दरवाजे पर ही फेंक कर दिया था। मैं भागकर मम्मी के पास आई और बोली, मम्मी मुझे बताइए क्या हुआ है। और रोती रह गई थी और बोली, मैं उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ चला गया इस दुनिया में। मैं बहुत ज़्यादा घबरा हुई थी। मेरी मम्मी बोली, बताइए ना क्या हुआ, मम्मी पापा तो ठीक है ना। मम्मी मेरे गले से लग कर फुट कर रोने लगी थी। वह बोली, तेरी दीदी ने अपने सहेली की लड़की को बुलवाया है। वह तेरे बाप उसे शादी करके हम दोनों को घर से निकाल देगा। हम दर बदर कर ठोकरें खाएंगे। मेरी मम्मी की बात तो परेशान करने वाली थी। मैंने मम्मी को दिलासा दिया तब वह जरा संभल गई थी। उन्होंने जल्दी से अपने पल्लू से पैसे निकाले और बोली, जाकर 1 किलो बाजरे का आटा ला दे। मुझे माँ के हालात देखकर हंसी आ गई थी। कहा तो उनको खाने पीने की भी होश नहीं थी और अब 1 किलो बाजरे का आटा किस लिए मंगवा रही थी। मैं बोली, मम्मी क्या यह वाले बाजरे का आटा अपनी होने वाली सौतन के लिए पकाओगी क्या। मेरी बात सुनकर मम्मी थोड़ा सा घबरा सी गई थी। मैंने हंसते हुए कहा, उनके पैसे लेकर दुकान से बाजरे का आटा लेने चली गई थी। मुझे मालूम था कि वह रोज़ की तरह आज भी बाजरे का आटे रोटी नहीं बनेंगी। कभी कभार तो मुझे लगता मम्मी 1 किलो बाजरे का आटा हर रोज़ मंगवाती है, कहीं इन आटे का गोदाम तो नहीं खोल रही। फिर मैंने खुद ही अपने उस ख्याल पर हंस देती थी और बाजरे का आटा लाकर वापस दे देती थी। दादी की सहेली की बेटी आ चुकी थी। 27-28 साल की लड़की होगी, मम्मी से 8 साल छोटी। उन्होंने बड़े बड़े फैशन के कपड़े पहने हुए थे, जीन्स और पैंट,
अब बड़ी स्मार्ट बनकर रह गई थी। और क्योंकि मेरे पापा से उसे शादी करनी थी, जब मैंने अपनी मम्मी को देखा तो मम्मी बिल्कुल ही बुझी हुई थी। 4 साल पुराना कपड़ा पहनकर आंगन में गुमसुम सी बैठी हुई थी। आरती आंटी के सामने बिल्कुल ही फीकी पड़ गई थी। मुझे मम्मी पर बहुत तरस आया था। मैंने पापा को देखा तो पापा आरती आंटी को तक रहे थे। दीदी की बहुत खुश थी, दादी भी बहुत खुश थी। मैं अपनी मम्मी के हालात समझ सकती थी। फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया था। दादी हर चीज़ सबसे पहले करती, आंटी को दे रही थी। पापा भी उनके पीछे चले जा रहे थे। मम्मी और मैं, हम दोनों तो बिल्कुल बेजान से पड़े हुए थे। ऐसा लगता था हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए थे। मुझे मालूम था आज सारी रात मेरी मम्मी रोने वाली थी। सुबह हुई तो मम्मी मेरे पास आई और बोली कि आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी, हम बाज़ार जाएंगे और कुछ खरीदारी करनी है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा मम्मी आज आप सुबह आरती आंटी के डर से शॉपिंग करने जा रही हो। मैंने कहा मेरे कहने पर वो जाती तो यह समस्या ही ना पैदा होती। मम्मी बहुत गमगीन हो रही थी। मम्मी ने पहली बार अपने लिए शॉपिंग करने के लिए पैसे पापा से लिए थे। पापा ने मम्मी को अच्छे खासे पैसे दिए थे। पता नहीं पापा को इस मेहरबानी के पीछे पापा के कौन से राज छुपे हुए थे। या सुबह आरती आंटी के साथ आंटी के आने के पीछे उनकी खुशी थी। उन्हें पैसों की परवाह नहीं होती थी। जो भी था, हम दोनों माँ बेटी बाजार गए। मेरी मम्मी ने अच्छे फैंसी कपड़े दिलवाए दिए थे। एक नया जूता भी मम्मी को दिलवाए थे। वापसी पर कपड़े दर्जी को भी दे आए थे। अब हम घर लौट आए थे तो दादी तो पहले कमरे में बैठी माला जप कर रही थी, जबकि पापा सुबह आरती आंटी के साथ बातों में बहुत बिजी थे। मम्मी की सारी खुशी बिल्कुल मंदी और फीकी पड़ गई थी। मम्मी तन बदन में आग लगाए बैठी थी। कमरे में चली गई। पापा भी मम्मी के पीछे ही चले गए थे। मैं आरती आंटी के पास बैठकर फैशन और मेकअप की बातें करने लगी थी। मम्मी मुझे अक्सर कहती थी कि मैं आरती आंटी को आपके साथ बिजी रहा करूं, वह तुम्हारे पापा के साथ न बैठा करे। घर में अजीब सा तनाव था। दादी सारा दिन आरती आंटी को पापा के नज़दीक भेजने की आइडिया निकालती रहती थी, जबकि मेरे पापा तो खुद आरती आंटी के पीछे पीछे थे। मैं मम्मी इधर उधर जनत करती और पापा मनमौजी से थे। मैंने गौर किया था कि वह आरती आंटी के सारे हुस्न के बावजूद कभी कभार ही बात करते थे। मेरी मम्मी भी अब नए कपड़े पहनने लगी थी और रोज़ बालों को कंघी करती और मेकअप भी करती। एक दिन हम सब मिलकर खाना खा रहे थे। जब दादी मुझसे बातें कर रही थी, चांदनी खाना खाकर सामने वाली दुकान से 1 किलो बाजरे का आटा ले आना, तुम्हारे पापा बहुत शौक से खाते हैं। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा और बोली, दादी आपने भी मम्मी वाला कारोबार शुरू करने का सोच लिया क्या? सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा तो पापा बोले, क्या मतलब? मैं सारी बात बताने वाली थी। मम्मी मुझे दुकान पर अभी मैंने इतने ही कहा था कि मेरा बात करते करते मम्मी की तरफ देखा तो वह नाम में सर हिला रही थी। उनकी आंखें भी मुझे बहुत घूर रही थी। मुझे लगा मुझे मम्मी की बात सबके सामने नहीं बतानी चाहिए, इसलिए मैंने बात बदल डाली। मम्मी जब मुझे कोई चीज़ मंगवाते हैं तो मुझे भी पैसे देती है, तो मुझे लगा दादी ने भी वही वाला कारोबार शुरू कर दिया है। पापा मेरे हंस पड़े थे। खैर उस दिन दादी ने उस बाजरे का आटा मंगवाया तो हमारे घर में उस दिन सच में बाजरे की रोटियां पके थे, जो कि मैंने बहुत शौकीन से खाए थे। अब काफ़ी दिन सुकून से गुजर गए थे, लेकिन दादी की फिर मैं रंगत फिरने लगी थी और उठते बैठते पापा को याद दिला दिया करती थी कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, हमारी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। दादी कभी मम्मी को कोसने लगती थी और वह साफ साफ शब्दों में पापा को कहते थे कि तुम हाँ भरो तो आरती के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगी और तुम्हारा घर आबाद कर दूंगी। पापा कहते, मम्मी मेरे घर तो पहले ही आबाद है, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वापस आई तो मम्मी को कमरे में अंधेरा करके लेटे देखा और वह बड़ी फुट कर रो रही थी। मेरा दिल घबरा गया था। मैंने मम्मी के गले लगकर उन्हें चुप करवाया, उन्हें तसल्ली दी, फिर उनसे पूछा कि मुझे सारा किस्सा बताएं कि क्या हुआ है। मम्मी बोली, चांदनी बेटा तुम दुकान से मेरे लिए 1 किलो बाजरे का आटा ला दो, फिर बताती हूँ। मैं चुपचाप दुकान से बाजरे का आटा ले आई थी। मम्मी कभी भी खुद बाजरे का आटा लेने नहीं गई थी, वह मुझसे हर दम छुपाकर मंगवाती थी। मुझे कॉलेज वाले बैग में बाजरे का आटा छुपाकर ले आना। अगर कोई पूछे तो कह देना कि दुकान में कॉपी या कोई किताब लेने गई थी। मैंने वापस आकर मम्मी के रोने की वजह पूछी थी तो वह बोली, तुम्हारी दादी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बाप का कमरा छोड़कर तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊं।
वहाँ आरती को दुल्हन बनाकर लाएगी। मैंने पूछा कि अब क्या करेंगे। वह बोली, तुम्हारे पापा से राय मांगूंगी कि वो अगर कहेंगे कि माँ की बात मान लो तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं मम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी अपने वादे की पक्की थी। उन्होंने जब भी कोई फैसला लिया था वह उस बिल्कुल खरी उतरी थी। मैं सारा दिन प्रार्थना करने लगी थी कि काश पापा मम्मी का साथ दे। इस बात का तो चांस बहुत कम था, मगर मैं प्रार्थना जरूर कर रही थी। खैर, पापा शाम को घर लौटे थे और वे आंगन में बैठकर आरती दीदी के साथ पूरे 2 घंटे से बातें कर रहे थे। पापा के चेहरे पर गुलाब खिल रहे थे। मेरे दिल में बहुत डर लग रहा था। काश पापा मम्मी के साथ भी ऐसे ही खुश होकर बातें करते। फिर पापा उठकर अपने कमरे में चले गए थे। मेरा दिल अब बुरी तरह से धड़क रहा था। पता नहीं आज पापा मम्मी को किस्मत में क्या फैसला करेंगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मम्मी मेरे पास आई। उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। वह गले गले लगकर फुट फुट कर रो रही थी। मैं अब समझ गई थी कि मम्मी मैं भी अब आपके साथ जाऊंगी। मुझे इस घर में नहीं रहना। मैंने अपना फैसला सुना दिया। तब मेरी मम्मी मुझसे जुदा होकर बोली, अरे पागल, आज तेरे पापा ने मेरी लाज रख ली। उन्होंने मुझे मेरी नज़रों से मेरा मर्तबा उतार कर रख दिया था। मैंने उनको तुम्हारी दादी की बात बताई तो वह बोली, माँ का तो दिमाग चला गया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं खुशी से झूम उठी थी। मेरा दिल तो मानो बोझ उतर गया था। लेकिन यह खुशी भी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। इस वाक्य के कुछ दिन बाद ही पापा आरती आंटी को शॉपिंग करवाने ले गए थे। उनके साथ जॉइनिंग करने निकल गई थी। इधर मम्मी सूख कर कांटा हो जा रही थी। मम्मी की ज़िंदगी अब तो सारा दिन पापा की जासूसी करते निकल जाती थी, या फिर मुझे बाजरे का आटा लाने के लिए भेजने में गुजार देती थी। तब घर से समस्या बिगड़ने लगी थी। तब तो आरती आंटी ने साफ शब्दों में दीदी से कह दिया था कि दिनेश ने अगर अगले हफ्ते मुझसे शादी ना किया तो मैं वापस चली जाऊंगी। आखिर कब तक मैं यहाँ इंतज़ार में बैठी रहूँगी। आरती आंटी की बात सुनकर दादी बहुत परेशान हो गई, इसलिए मम्मी की दुश्मन बन चुकी थी। उस दिन तो इतवार था, मैं घर पर ही थी। दादी सुबह से मम्मी के साथ चौल लहाड़ी थी। मैं अपनी मम्मी का काम निपटा कर कमरे में जाकर लेट गई थी। पहले तो दादी गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, मम्मी को तंग कर रही थी कि दिनेश का कमरा खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे कमरे से नहीं बल्कि तुम्हारे ज़िंदगी से निकाल दूंगी। मम्मी कुछ ना बोली तो दादी कमरे से घसकर मम्मी का ना बोली तो दादी कमरे में घुसकर मम्मी का सामान कमरे से बाहर फेंकने लगी थी। अब मुझे भी दीदी पर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं मम्मी के कमरे में चली गई थी और मम्मी पर भी गुस्सा करने लगी थी कि वह दादी को उनके हद में क्यों नहीं रखती। मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं जब संभाल लूँगी, तुम सब मुझे 1 किलो बाजरे का आटा ला दो। मैं वहाँ से उठी, चप्पल पहने और आटा लेने के लिए निकल पड़ी। आज मैं आटा लेकर बैग में डालने लगी तो मुझे पन्नी का फटा हुआ महसूस हुआ था, लेकिन मुझे घर की फिक्र थी। मैंने ऐसे ही अपनी बैग में डाल लिया। आधे रास्ता तक तो आ गई तो मुझे बैग में कुछ उछलता हुआ महसूस हुआ। मुझे बहुत डर लगा था। जब मैंने बैग खोला तो उसमें एक पक्षी पड़ा हुआ था। मेरे तो जैसे डर के मारे रूह कांप गई थी कि मैंने वह पक्षी सड़क पर ही फेंक दिया और खुद घर आने के बजाय पापा के स्टेशनरी पर चली गई थी। पापा के स्टेशनरी की दुकान हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। मैंने उनको अपने साथ घर चलने के लिए कहा था। वह बिना कुछ कहे मेरे साथ चल पड़े थे। इधर पापा ने घर का दरवाज़ा खोला था, हाँ था, और मम्मी कटा हुई मछली की तरह डोलने लगी थी। जब पापा ने आगे बढ़ाकर उन्हें थमा दिया था, पापा ने हम दोनों माँ बेटी का हाथ पकड़कर घर ले गए थे। दादी फिर शेरनी बनी हुई थी। वह चीखने लगी कि दिनेश, अभी और इसी वक्त तू अपनी पत्नी को घर से निकाल दे। इसने तुम्हारी माँ के साथ बेइज्जती की थी। दादी की बात सुनकर पापा बोले, पहले यकीनन आपने ही कुछ कही होगी। पापा की बात सुनकर तो दादी का पारा और हाई हो गया था। वह बोली, मैंने सिर्फ इससे इतना कहा था कि तुम्हारा कमरा खाली कर दे। इस कमरे को मैंने आरती के लिए सेट करना है। कल तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। पापा हंस पड़े और बोले, माँ अब बस भी कीजिए। फिर आरती आंटी से बोले, आरती आप इस घर की मेहमान हो, आपके साथ वक्त भी बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता। मगर मेरी मजबूरी बन गई है कि मैं आपसे कहूँ कि अब आप हमारे घर से चले जाएं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हुआ है। दादी चीख पड़ी थी।
दिनेश, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। आरती तुम्हें वारिस दे सकती है, यह बांझ तुम्हें क्या देगी। मेरे पापा बोले, अगर भगवान ने मुझे वारिस देना होगा तो मुझे मेरी पत्नी से ही देगा। अगर मैं आपसे एक बात बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप इस घर की मालकिन हैं। इस घर में जो कुछ भी है आपकी है। आप यहाँ मालकिन बनकर रहे हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बेटे आपकी सेवा करेंगे। मगर आज के बाद अगर आपने हमसे फसाद या लफड़ा झगड़ने की कोशिश करी तो हम तीनों ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। उस दिन ही आरती आंटी वापस चली गई थी। दादी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था, जबकि मैं पापा के शिकायत के बिना रह नहीं पाई थी। मैं बोली थी, पापा, आपने मेरे साथ और मम्मी के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की थी। काश आपने शुरू में ही हमें प्यार और इज्जत दी होती। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ मेरी ज़रूरत है और मैं तुम्हारी माँ के बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं अपनी माँ के आगे मजबूर था। मेरी माँ बहुत गर्म मिजाज की औरत है। मैंने हमेशा तुम दोनों को हमेशा गुस्से से बचाने की कोशिश की। मैं जब माँ को गुस्सा आता तो मैं तुम दोनों पर गुस्सा करता कि माँ मेरा गुस्सा देखकर अपना गुस्सा भूल जाए, और मैं तुम दोनों पर अपना गुस्सा निकालता। पापा की बात सुनकर मेरी आंखें भीग गई थी। मैं बोली, पापा, आपके उससे पूछा, मम्मी, आप हर रोज़ मुझसे बाजरे का आटा क्यों मंगवाती थी। उस दिन उन आटा का अधमरा पछा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। इतना तो मैं जानती थी कि इतनी बड़ी गलती दुकानदार तो नहीं कर सकता, और चावलों के बजाय पक्षी दे दी। उसमें ज़रूर कोई राज छुपा है। आप मुझे बताएं, वह परिंदा वहाँ क्या कर रहा था। मेरी मम्मी मेरी बात सुनकर वह घबरा गई थी, मगर उनके पास बस सच बोलने के लिए कोई चारा नहीं था। वह बोली थी, जिस दिन दुकान से तुम बाजरे का आटा नहीं लाई थी ना, उस पड़ोसे के एक बाबा जी रहते हैं, यह ताबीज़ गड़े का काम करते हैं। मैंने उस दुकानदार से कहा था कि मेरे लिए भी एक ताबीज़ ले लो। उसने बताया कि बाबा जी 40 दिन तक 1 किलो बाजरे का आटा एक दम कर देंगे, जो छत पर लाकर पक्षियों को डाल देना है, और आखिरी दिन वह एकदम अधमरा पक्षी देंगे जो सास को खिलाना होगा, और उससे मेरी सास को जुबान बंद हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। मगर बेटा, तुमने वह पक्षी रास्ते में फेंक दिया, और ना मेरे 40 दिन पूरे हो जाते और मेरी समस्या और बेहतर हो जाती। उसके लिए तुम्हें उसके लिए आटा लेने के लिए भेजती थी। देखो ना, उस ताबीज़ की करामत से कैसे सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हारे पापा का दिल भी बदल गया और मेरी तरफ से भी तरफ हो गए। मम्मी की मासूम सी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा दी थी, मगर मेरा पूरा बदन यह बात सुनकर कांप गया था कि इतनी चप्पल पहनी और दुकान के पास जा पहुंची थी। मैंने उससे खूब खरी खोटी सुना दी और उससे कहा कि तुम डूब कर मर जाना चाहिए, कि तुम लोगों को तबाही के रास्ते पर डालते हो, काला जादू करवाते हो और देते हो। वह बोला, हम तो दुकानदार हैं और मैं दुकान के सामने बेचता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को कोई काला जादू नहीं करवा कर दिया। मैं तो खुद उनको मुंह से काला जादू का सुनकर परेशान हो गया था। मैंने तो बस उनको इतना कहा था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 40 दिन तक पति से लड़ना है और ना ही सास से। आप खुद ही सोचें, अगर कोई औरत 40 दिन तक घर वालों से नहीं लड़ेगी तो घर वाले उसे क्यों लड़ेंगे। वह भी इंसान बन जाएंगी। मुझे नहीं मालूम कि यह ताबीज़ से कुछ होता है या नहीं, पर मैं दुकानदार की सोच से सहमत थी। उसने कैसे अपने आप को सारे समस्याओं से बचा लिया था। उसने मम्मी को कितनी समझदारी की बात बताई थी। मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि पापा का दिल कितना भी ताबीज़ से नहीं बदला था, मगर मम्मी से बेइंतहा प्यार और उनके मोहब्बत और कुर्बानियों की वजह से बदला था। अगर हर औरत अपनी जुबान बंद रखे, सब्र करे, तो उनके पति भी लड़ना छोड़ देंगे। छोटी छोटी बातों पर घर नहीं टूटेगा और ना ही सौतने लाई जाएंगी। अगर इस किस्से से बीते 2-3 साल हो गए, मेरे पापा डॉक्टर के पास मेरी मम्मी को ले गए और फिर मेरी मम्मी का इलाज करवाया। मेरी मम्मी को अब बेटा हुआ है। मेरा एक छोटा सा भाई भी आ गया है। धन्यवाद दोस्तों।